अभी तक आपने सुना वो हर लम्हा जो उसने वसुंधरा के साथ बिताया, वो रह रह के उसके आंखों के सामने आ रहा था। रह रह के उसे हर चीज़ का एहसास हो रहा था। वसुंधरा की सांसों का एहसास हो रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने गाड़ी रुकवा दी और बाहर निकल गया। खाली सड़क पर वो परेशान सा खड़ा था। अब आगे। सुबह का वक्त, ऋषि का घर। सुनैना उठ के रेडी होकर हॉल में आती है। मुग्धा कमला के साथ किचन में नाश्ता बनवा रही है। सुनैना ने बाहर देखा तो ऋषि की गाड़ी थी और अमन गाड़ी से उतर रहा था। अमन अंदर आया और सुनैना को गुड मॉर्निंग बोला और खड़ा हो गया। अमन, कब आए आप लोग? सुनैना ने पूछा। भाभी, कल रात में देर हो गया था, इसलिए ऋषि ने बताने नहीं दिया आपको, अमन ने बोला। अच्छा, वहाँ का काम अच्छे से हो गया ना? सुनैना ने पूछा। जी, अमन ने बोला। तभी ईशान आ गया। अमन चाचू, आप आ गए? मतलब चाचू भी आ गए होंगे, ईशान ने खुश होते हुए कहा। हाँ ईशान, वो भी आ गए, अमन ने मुस्कुरा के बोला। और चाचू आपके लिए बहुत प्यारा सा तोहफा भी लाए हैं, ऋषि ने हॉल की सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। ईशान उसे देख के दौड़ के उसके पास गया। ऋषि ने उसे गोद में उठा लिया और खुशी से उसके गालों पर चूम लिया। कहाँ है तोहफा, दीजिए, ईशान ने अपना हाथ आगे करके कहा। आंखों को बंद करिए, ऋषि ने कहा। ईशान ने आंखों को बंद किया। 1, 2 और 3 आंखों को खोलो, ऋषि ने कहा तो ईशान ने आंखें खोली। कहाँ है तोहफा, ईशान ने कहा। उधर सामने देखो, ऋषि ने कहा तो ईशान के साथ सबने दरवाजे की तरफ देखा जहां वसुंधरा मुस्कुराती हुई खड़ी थी। गुलाबी रंग की एक सिंपल और प्लेन साड़ी पहने, बालों को एक तरफ किए हुए। वसु, तुम? ईशान ऋषि की गोद से उतर के भागती हुई वसुंधरा के पास आया। वसुंधरा ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और सीने से लगा लिया। ईशान को देख के लग रहा था जैसे वो वसुंधरा के नहीं, सुनैना से इतने दिनों बाद मिल रहा हो। ईशान ने वसुंधरा को बहुत कस के पकड़ लिया था। अब तुम कहीं नहीं जाओगी ना मुझे छोड़ के? ईशान ने उसे कस के पकड़े हुए था। कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, वसुंधरा ने उसे अपनी बाहों में लिए बोला। आज ऋषि को ईशान का वसुंधरा के पास जाना बुरा नहीं लग रहा था। उसके दिल में सुकून था दोनों को ऐसे देख के। वसुंधरा, तुम वापस कैसे आई? सुनैना ने हैरानी से कहा। बस आ गए, किसी का दिल नहीं लग रहा था हमारे बिना, और कोई ऐसा था जो बेचैन था हमेशा परेशान करने के लिए। वसुंधरा ने इस बार ऋषि की तरफ देख के बोला। वसुंधरा, आप वापस आ गई। मुग्धा ने किचन से आवाज़ सुना तो बाहर आके देख के बोली। वसुंधरा मुस्कुरा दी। मुग्धा भागती हुई आई और वसुंधरा के गले लग गई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा, मुग्धा ने उसे कस के पकड़ के बोला। अमन मुग्धा को मुस्कुराते देख खुश था, पर अपनी खुशी चेहरे पर नहीं लाया वो। अरे वाह, बसु दीदी को भैया ले ही आए, आखिर उनका दिल माना ही नहीं बिना दीदी के, कमला ने आते हुए बोला तो सब शांत हो गए और देखने लगे उसे। जब कमला ने ऋषि को खड़ा देखा तो उसकी होश उड़ गई। अरे हाँ, बापू आ रहे, कमला ने नाटक करते हुए कहा और भाग गई बाहर। सब ये देख के जोर से हंस दिए। भाभी चाय, मुझे निकलना है, ऋषि ने नज़रें चुराते हुए कहा। सुनैना और बाकी सब मुस्कुरा रहे थे। ऋषि जाकर बैठ गया डाइनिंग टेबल की चेयर खींच के। सुनैना ने सबको नाश्ता दिया, अमन को भी बैठा दिया नाश्ता करने के लिए। अमन मुग्धा को देख रहा था जो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। ऋषि नाश्ता कर अमन के साथ निकल गया और ईशान को भी ले गया साथ स्कूल छोड़ने। वसुंधरा को वापस घर में देखकर सब बहुत खुश थे। कमला सबके जाने के बाद आई। भैया चले गए क्या? कमला ने पूछा सुनैना से। हाँ चले गए। और आप क्या बोल रही थी, जरा फिर से बोले, वसुंधरा ने कमला के कानों को पकड़ते हुए कहा। अरे दीदी क्या कर रही हो, हमारा कान उखड़ जाएगा तो हमारी शादी भी नहीं होगी और फिर आप सबको झेलना होगा हमें पूरी ज़िंदगी, कमला ने कानों पर हाथ लगाते हुए बोला। वसुंधरा ने उसके कान को छोड़ दिया। वैसे जो भी बोलो, तुमने आज जो भी बोला उससे ऋषि जी के फेस को देखना चाहिए थे। बेचारे, उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, मुग्धा ने बोला। वसुंधरा बस मुस्कुरा दी। अच्छा, हम पंडित जी के पास जा रहे हैं, आप दोनों आराम से रहना, सुनैना ने कहा और कमला के साथ बाहर निकल गई। मुग्धा और वसुंधरा ही घर में रह गई। मुग्धा ने नौकरों को सारा काम करने को बोल के वसुंधरा के हाथ पकड़ के कमरे में ले गई। अब बताओ, ये वापस कैसे आई आप? मुग्धा ने उसे बिस्तर पर बिठाते हुए पूछा।
वसुंधरा ने सब बताया मुग्धा को। मुग्धा भी खामोश होके बस सुन रही थी। हमें नहीं पता मुग्धा, आखिर उनके दिमाग में क्या चल रही है। ऐसी कोई इंसान कैसे हर बार वो करवाना चाहता है जो उसे पसंद है। वसुंधरा ने नम आंखों से बोला, बसु समझ सकती हूँ, पर ऋषि जी को समझ सके ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ दीदी के अलावा। जब से जीजा जी गए हैं तब से ऋषि ऐसे हो गए हैं, वरना मैंने देखा है उन्हें कितने खुश मिजाज वाले लड़के थे। जब भी दिल्ली से एग्ज़ाम दे के छुट्टियों में घर आते तो कभी कभी मैं भी आया करती थी दीदी के पास, और तब के ऋषि और आज के ऋषि में बहुत बदलाव है। मुग्धा ने बोला, ऐसा क्या हुआ था मुग्धा जो ये इतना बदल गए? वसुंधरा ने बोला। मुग्धा सोचने लगी उस शाम को जब उसने ऋषि के चेहरे में खुद महाकाल को देखा था, जैसे हरिद्वार में आज खुद महाकाल आए हों किसी राक्षस के वध के लिए। मत पूछो वसुंधरा, बहुत बुरा था वो दिन। मैं जब भी वो दिन याद करती हूँ मेरी रूह कांप जाती है। ऋषि हर बार की तरह यहाँ आया था, पर इस बार उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई और वो खुद की कंपनी खोलना चाहता था अमन जी के साथ। अमन जी उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। अमन जी बहुत शांत स्वभाव के थे तब भी, पर ऋषि की दोस्ती के लिए सब कुछ छोड़ सकते थे। अमन जी का कोई दोस्त नहीं था। वो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई भी करते थे। दोनों एग्जाम से फ्री होकर आए थे। फ्लैशबैक 7 साल पहले, शाम का वक्त, हरिद्वार। भाभी माँ, अब मैं यहीं रहूँगा आपके और भैया के साथ, और ये भी। सुनैना के बगल में बैठ के उसके कंधे पर सर रख के बोला ऋषि ने। बिल्कुल, अमन भैया भी हमारे साथ रहेंगे। आखिर इसके होने के बाद आप सबको ही खाना बनाना होगा, और आप सबसे अच्छा खाना अमन भैया बनाते हैं। सुनैना ने बोला तो ऋषि और अमन हंस दिए। तभी दरवाजे की बेल बजी। ऋषि ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसके बड़े भैया खड़े थे, विश्वनाथ जी, जो पेशे से प्रोफेसर थे हरिद्वार के कॉलेज में। भैया प्रणाम। ऋषि ने उसके पैर छूते हुए बोला, जीते रहो, कब आए तुम? विश्वनाथ जी ने बोला, बस अभी कुछ घंटे हुए। ऋषि ने उनके सामने नज़र झुका के बोला। विश्वनाथ जी आए तो अमन को देखकर मुस्कुरा दिए। अमन ने उनके पैर छुए और विश्वनाथ जी सोफे पर बैठी सुनैना के माथे को चूम के मुस्कुरा दिए। आज देर हो गई इतनी क्यों? सुनैना ने पूछा। वो आज पुलिस स्टेशन गया था, विश्वनाथ जी ने पानी पीते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? अरे वही, उस गुंडे के भाई ने एक लड़की के साथ फिर बदतमीजी करने की कोशिश की। विश्वनाथ जी ने बोला, क्या ज़रूरत है आपको उस गुंडे से उलझने की? आपकी फैमिली भी है, आप समझते क्यों नहीं हैं? जानते हैं ना उसकी कितनी चलती है इस हरिद्वार में, कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता। आप क्यों? सुनैना ने बोला तो टेंशन से उसको पसीने आने लगे। भाभी माँ, आप शांत रहो प्लीज़, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऋषि ने उसका हाथ पकड़ के बोला। ऋषि ने उठा के उन्हें पानी पिलाया। ऋषि भैया, वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी दरवाजे की घंटी फिर बजी। इस बार अमन ने जाके दरवाज़ा खोला। सामने एक लड़की थी, पटियाला सूट पहने, खुले बाल। अमन उसे देख रहा था। अगर देखना हो गया हो तो क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? सामने खड़ी मुग्धा ने बोला। अमन ने कुछ नहीं बोला, वो साइड हट गया। दीदी कैसी हो? मुग्धा अपना बैग बाहर छोड़ भागती हुई अंदर आई। अमन उसका बैग लेकर अंदर आया। अरे वहीं रुक जाओ, राजस्थानी एक्सप्रेस, थोड़ा आराम से, ऋषि ने बोला। आप तो चुप करें, मुग्धा ने बोला। तुम यहाँ कैसे? सुनैना ने उसे देख के खुश होते हुए बोला। चाचा जी ने कहा कि जाओ और मेरी बेटी का देखभाल करो, इस वक्त किसी समझदार का होना जरूरी है। मुग्धा ने बहुत स्टाइल से बोला। नहीं मुग्धा, ये बोला होगा कि जाओ वहाँ की शांति भंग कर दो, इसलिए तुम चली आई। ऋषि की बात पर सब हंस दिए। लगता नहीं आपको देख के कि आप जीजा जी के भाई हो, मुग्धा ने गुस्से में कहा। आप भी भाभी की बहन नहीं लगती मुझे, ऋषि ने बोला। मैं जा रही हूँ, मुग्धा ने बोला। अरे मुग्धा सुनो ना, सच में जा रही हो क्या? ऋषि ने बोला परेशान होकर। हाँ, और अब मैं नहीं रुकने वाली, मुग्धा ने बोला। देखो मुग्धा, ऐसे गुस्सा होकर नहीं जाते, प्यार से जाओ, दरवाज़ा वहाँ है, जाओ, ऋषि ने कहा तो मुग्धा और गुस्सा हो गई और उसने अपना पैर जोर से ऋषि के पैर पर मारा। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ जब तक दीदी की डिलीवरी नहीं हो जाती, मुग्धा ने कहा और आके सुनैना के पास बैठ गई। विश्वनाथ जी और सुनैना ये देख के हंस रहे थे। सबने खाना खाया रात का और सोने चले गए। एक हफ्ते तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर फिर भी कुछ था जो विश्वनाथ जी छुपा रहे थे। उन्हें धमकी भरे फ़ोन आने लगे थे। सुनैना की डिलीवरी की डेट मिल गई थी, 2 हफ्ते बाद की थी डेट। सब खुश थे। वहीं मुग्धा के दिल में अमन बस रहा था, पर अमन इस बात से अनजान था। 1 हफ्ते बाद
रात का वक्त हरिद्वार। सुनैना परेशान थी क्योंकि विश्वनाथ जी अभी तक नहीं आए थे। भैया आप प्लीज़ जाके देखिए, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, प्लीज़। सुनैना को परेशान देख ऋषि उसका हाथ पकड़ के बोला, आप चिंता मत करो भाभी, मैं जा रहा हूँ। मुग्धा इनके पास रहना आप। अमन तू रुक यहाँ, पर मैं आता हूँ देख के। ऋषि बोल के बाइक की चाबी लेकर बाहर आया और बाइक स्टार्ट कर निकल गया। वो हर जगह पर गया, विश्वनाथ जी नहीं मिले। वो वापस आया था। सुनैना ने उसे देख के पूछा कि कहाँ है वो, ऋषि मिले? ऋषि सर झुका के खड़ा था। मैंने बोला था कि मत पढ़ो इन सब में, पर वो नहीं माने। ऋषि कहीं से भी ले आओ उन्हें। सुनैना बोलते बोलते बेहोश हो गई थी। ऋषि ने उन्हें पकड़ के उठाया और अंदर उनके कमरे में ले गया। मुग्धा पानी लाओ, ऋषि ने घबरा के कहा। मुग्धा भाग के गई और पानी लाई। सुनैना के मुंह पर पानी छिड़का तो उसे होश नहीं आया। अमन गाड़ी निकाल, भाभी माँ को हॉस्पिटल ले चलना है। अमन ने जैसे सुना उसने गाड़ी निकाली। ऋषि सुनैना को उठा के गाड़ी तक लाया और अंदर लिटा दिया। मुग्धा ने पीछे बैठ के सुनैना के सर को अपनी गोद में रख लिया। कुछ देर में सब हॉस्पिटल पहुंचे। सुनैना को एडमिट कराया गया। सब बाहर इंतजार कर रहे थे। ऋषि दीदी ठीक तो? वो इतना बोल के रो दी थी। ऋषि ने उसे सीने से लगा लिया था। कुछ नहीं होगा उन्हें। मुग्धा मैं कुछ नहीं होने दूंगा, उसने एक दोस्त की तरह उसे बोला था। मुग्धा के फ़ोन में तभी रिंग हुई। देखा तो सौरभ का फ़ोन था। उठा के बात करो, पर कुछ बताना मत अभी। ऋषि ये बोल के डॉक्टर के पास चला गया। जी भैया, मुग्धा ने बहुत संभाल के खुद को बोला। कहाँ हो मुग्धा, कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? दीदी कैसी है? सौर ने पूछा। सब ठीक है, वो हम सब छत पर थे इसलिए, और दीदी जीजा सो रहे हैं। मुग्धा ये बोलते हुए रो पड़ी थी, पर खुद को संभाल रही थी। अमन खड़ा देख रहा था कि एक चंचल सी लड़की में ये था कि खुद को इस कदर भी कर सकती थी। आज मुग्धा के आंसू उसे भी बेचैन कर गए थे। मुग्धा ने बात करके फ़ोन रखा तो वो रो पड़ी, पर अमन ने आकर उसे संभाल लिया। उसे बेंच पर बैठाया और मुग्धा ने उसका सहारा पाया तो सर उसके कंधे से लगा के रो दी। कुछ देर में वो शांत हुई और अमन से दूर हुई। ऋषि आया तो उसने बताया कि डिलीवरी तक सुनैना को यहीं रखना होगा। मुग्धा को सुनैना के पास छोड़ के वो दोनों बाहर आए। अमन पता करना होगा भैया कहाँ हैं, मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा, तो रुक मैं आता हूँ। ऋषि ने ये बोला तो उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कोई अननोन नंबर था। उसने फ़ोन उठाया तो वहाँ से एक हंसी की आवाज़ आई। भाई को खोज रहा है अपने? उस तरफ से आवाज़ आई। कौन हो तुम? ऋषि ने गुस्से से बोला। मैं कौन हूँ उसको क्यों सोच रहा है? जा हरिद्वार के चौराहे पर तुझे तेरा भाई मिलेगा। वक्त बहुत कम है, अगर वक्त से पहुंचा तो उसकी जान बच जाएगी, वरना राम राम सत्य। उस आदमी ने एक गंदी हंसी के साथ फ़ोन रख दिया। ऋषि गुस्से में हेलो हेलो बोलता रहा, पर फ़ोन कट चुका था। कौन था ऋषि, किसका फ़ोन था? अमन ने बोला। ऋषि ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठा। अमन भी उसके साथ बैठ गया अंदर। ऋषि ने गाड़ी दौड़ा दी हरिद्वार की सड़कों पर। वो जितनी स्पीड में गाड़ी चला सकता था चलाई उसने, और एक अंधेरी सुनसान चौराहे पर गाड़ी रोकी। अमन ने ऋषि की तरफ देखा, उसके बाद सामने देखने लगा जहाँ ऋषि देख रहा था। अमन ने देखा चौराहे पर लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई है। ऋषि बाहर निकला और भागते हुए उधर गया। अमन भी उसके पीछे भागा। जब दोनों वहाँ पहुँचे तो देख के दंग थे। विश्वनाथ जी की लाश थी और जिस्म का ऐसा कोई कोना नहीं था जहाँ पर वार नहीं हुआ हो। ऋषि अमन दोनों की हालत खराब थी। ऋषि कुछ वक्त के लिए बेजान हो गया था, वहीं घुटने के बल गिर पड़ा। अमन ने उसे पकड़ा। ऋषि की आंखों के सामने विश्वनाथ जी का बस हंसता हुआ चेहरा आ रहा था। वो चीख पड़ा। उसकी चीख में वो डर था कि अमन भी दहल गया उस चीख से। ऋषि ने विश्वनाथ जी के खून से लथपथ शरीर को अपने सीने से लगा लिया था। रोते हुए अमन भी रो दिया था उसे ऐसे देखकर। कुछ वक्त ऋषि ऐसे ही रोता रहा। फिर अमन ने उसे बोला, ऋषि भाभी हॉस्पिटल में है। अमन की बात सुन ऋषि सुन्न पड़ गया। क्या बोलेगा वो भाभी के होश में आने पर? तभी उसका फ़ोन बजा एक बार फिर। अमन ने उठाया इस बार। क्यों बे लड़के, क्या हुआ? भाई की लाश कैसी लगी? मना किया उससे, पर वो नहीं माना। अरे मेरा भाई बस उस लड़की को पसंद करता था, उसके साथ बस कुछ वक्त ही तो बिताता चाहता था रात में अकेले। पर तेरा भाई वो रिपोर्ट करा आया और यहाँ तक कि मुझे थप्पड़ मारा, इसलिए उसके हाथ पैर तोड़ दिए मैंने। जा ले जा लाश। फ़ोन ऋषि ने ले लिया था। उसने सब सुन लिया था। खुद को बहुत बड़ा गुंडा समझता है ना तू? कसम है मुझे मेरे भाई की, तुझे भी इस चौराहे पर लाकर
मैंने नहीं मारा तो मेरा नाम ऋषि मल्होत्रा नहीं। 42 घंटे में मैं तुझे मौत से रूबरू कराऊंगा। 42 घंटे में तू सब खोएगा और तब मैं तुझसे तेरी जान छीन लूँगा। सुबह का इंतज़ार मत कर, क्योंकि मैं वक्त का इंतज़ार नहीं करता। ये बोल के ऋषि ने फ़ोन काट दिया। अमन ने फ़ोन लिया और तभी बारिश शुरू हो गई थी। ऋषि ने अपने भाई की लाश को उठाया और गाड़ी में पीछे लेकर बैठ गया और हरिद्वार के शमशान घाट चला गया, क्योंकि विश्वनाथ जी के शरीर को दिखाने की हिम्मत ऋषि अमन दोनों में से किसी के अंदर नहीं थी। उन दोनों ने विश्वनाथ जी का देह संस्कार किया और उनकी अस्थियों को लेकर आए। उन्होंने उनकी अस्थियों को प्रवाहित नहीं किया था गंगा जी में। जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो मुग्धा उन्हें देख उनके पास आई। कहाँ थे आप सब? मैं कब से फ़ोन कर रही थी, फ़ोन नहीं। मुग्धा बोलते बोलते रुक गई थी। उसकी नज़र ऋषि के हाथ में पकड़े कलश पर गई। ये क्या है ऋषि? मुग्धा ने लड़खड़ाती हुई जुबान से पूछा। भाभी माँ कहाँ है? ठीक है वो? ऋषि ने बहुत ठंडी आवाज़ में कहा। हाँ सब ठीक है, पर ये क्या है? जीजा जी कहाँ हैं? ऋषि बोलो बोलो, आपको दीदी की कसम। मुग्धा ने उसे पकड़ के बोला, ये है बस। ऋषि इतना ही बोल पाया। मुग्धा सुन के गिरने वाली थी। अमन ने उसे पकड़ लिया। क्या कहोगे दीदी से, कैसे हुआ? मुग्धा ने खोए हुए बोला। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। ऋषि धीमे कदमों के साथ सुनैना के कमरे में आया। देखा वो आंखें बंद किए लेटी थी। उसने धीरे से सुनैना का हाथ पकड़ लिया। सुनैना ने आंखों को खोला तो देखा ऋषि था। कहाँ है वो? भैया आए क्या वो? सुनैना ने पूछा। भाभी माँ, भैया। ऋषि इतना ही बोल पाया था कि उसका गला भर गया। क्या हुआ भैया, कहाँ है वो? मुझे उनके पास ले चलो प्लीज़, सुनैना ने उठते हुए कहा। ऋषि ने उसे पकड़ लिया। भाभी, भैया आप कभी नहीं आएंगे। ऋषि ने इतना ही बोला था कि सुनैना ने उसे खींच के थप्पड़ मारा। कैसी बात कर रहे हैं आप? भाई है वो आपके, उनके लिए ऐसी बात सोची कैसे? ऋषि कहाँ है वो, बोलो, सुनैना ने खड़े हुए बोला डरते हुए। आज पहली बार सुनैना ने ऋषि को थप्पड़ मारा था। ऋषि ने अस्थियों का कलश उसकी तरफ बढ़ा दिया। भाभी, मार डाला उन सब ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से। भाभी, उनके खून से लथपथ शरीर को इन्हीं बाहों में उठा के मैं शमशान घाट गया हूँ भाभी। ऋषि बोलते बोलते रो दिया। ये झूठ है, सुनैना चिल्ला दी, जिससे उसके पेट पर असर हुआ और उसे दर्द हो गया। मुग्धा, ऋषि ने सुनैना को संभाल के बोला। मुग्धा, अमन दोनों दौड़ के अंदर आए। मुग्धा ने सुनैना को देखा तो डॉक्टर को बुलाया। सुनैना को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। सब बाहर खड़े थे। ऋषि परेशान था। कुछ घंटे बाद जब डॉक्टर बाहर आई तो ऋषि उनके पास गया। कैसी हैं भाभी? डॉक्टर ने खुश होते हुए कहा। वो ठीक है और उनका बेटा भी। डॉक्टर ये बोल के चली गई। ऋषि ने सुना तो सुकून की सांस ली। सुनैना को कमरे में शिफ्ट किया गया। मुग्धा और अमन दोनों ने बच्चे को देखा, पर ऋषि ने नहीं। एक बार देख लो ऋषि, मुग्धा ने बच्चे को हाथ में लिए बोला। नहीं, अब इसकी शक्ल तब देखूंगा जब भैया के मौत का बदला ले लूं। ऋषि इतना बोल के सुनैना के कमरे में आया। वो अभी भी बेहोश थी। उसने उसके पैरों को छुआ और बाहर आ गया। अमन, तू यहीं रह इनके साथ, ये बोल के बिना कुछ सुने ऋषि वहाँ से चला गया। अमन वहीं रहा, पर उसे पता था कि ऋषि अकेला है। उसने मुग्धा से सौर को बुलाने को कहा। मुग्धा ने सब कुछ सौर को बताया और वो सुन के निकल गया वहाँ। सुनैना को जब होश आया और उसने सुना सब तो डर गई वो। अमन भैया, क्यों जाने दिया उसे? कुछ हो गया तो क्या जवाब दूंगी मैं? सुनैना ने रोते हुए बोला। शाम तक सौर भी हॉस्पिटल में था। सौर ने सुनैना, बच्चे और मुग्धा को कहीं और सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया। रात का वक्त, हरिद्वार का होटल। ऋषि बाहर गाड़ी में बैठा था। करीब रात के 2 बजे एक लड़का लड़खड़ाते कदमों के साथ लड़की को लिए बाहर आया। उसके एक हाथ में शराब की बोतल थी और दूसरे हाथ से उसने उस लड़की की कमर में हाथ डाल रखी थी। ऋषि ने गाड़ी चलाई, उसके पास गया और उस लड़के को अंदर खींच लिया। उस लड़के के गार्ड्स गोलियां चलाने लगे, पर ऋषि को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गाड़ी स्पीड में चला के दूर ले गया। उसने एक सुनसान हाईवे पर गाड़ी रोकी। कौन हो तुम और मुझे क्यों लेके आए हो यहाँ? मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं, उस लड़के ने डरते हुए कहा। मेरी छोड़, पहले तू बच ले। ये कहते हुए ऋषि ने उसके हाथ को ऐसे मोड़ा कि उसका हाथ टूट गया। ऋषि ने उसे मार के उसी चौराहे पर छोड़ दिया और फ़ोन किया। हेलो, उस तरफ से वही भारी सी आवाज़। अभी तक तो तुझे पता ही चल गया होगा कि तेरा भाई किडनैप हो गया है, पर मैं नई खबर देता हूँ। तेरे भाई की लाश वहीं है जहाँ मेरे भाई की लाश थी। जा ले ले। ये बोल के ऋषि ने फ़ोन रख दिया। तभी उसे 2 लोग अपनी तरफ आते हुए दिखे।
जब उजाले में ऋषि ने उनके चेहरे देखे तो सौर और अमन थे। तुम लोग? ऋषि ने बोला। अब तेरा साथ कैसे छोड़ सकता था? और तू चिंता मत कर, दीदी, मुन्ना और मुग्धा सबको सेफ जगह कर आए हैं, सौर ने बोला। तुम्हें किसने बताया? ऋषि ने बोला। अमन ने। वो तो अच्छा हुआ इसने फ़ोन कर दिया, सौर ने बोला। ऋषि ने उसकी तरफ देखा। तुझे अकेले नहीं छोड़ सकता, अमन ने उसके गले लगते हुए कहा। तीनों गाड़ी में बैठे और घर आए और दूसरी तरफ वो आदमी उतरा। उसी चौराहे पर अपने भाई की लाश देख के वो चिल्ला उठा। तूने अपनी मौत बुला लिया है काली ठाकुर से मुसीबत मोड़ लेकर। सुबह तेरी लाश यही इसी चौराहे पर नहीं टांगी तो मेरा नाम काली ठाकुर नहीं, काली ने बोला। उसने अपने भाई की लाश को उठाया और चला गया। 3 बजे के वक्त ऋषि का घर। ऋषि बैठा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने स्पीकर पर किया। मैं यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ तेरा चौराहे पर, इतना कहकर काली ने फ़ोन रख दिया। अमन ने सौर ने सुना तो उसकी तरफ देखने लगे। ऋषि उठा और जाने लगा। अमन और सौर भी उसके साथ आए। ऋषि गाड़ी में बैठा, अमन और सौर भी बैठे। कुछ देर बाद वो लोग वहीं थे। ऋषि बाहर आया और खड़ा हो गया। तू है जिसने मेरे भाई को मारा, काली के भाई को मारा, काली ने गुस्से में बोला। अब तुझे तेरे ही भाई की तरह यहीं इसी जगह मारूंगा और पूरा हरिद्वार देखेगा। निकलो बाहर सब और देखो इसकी मौत का तांडव। बाहर आओ, इतना बोल के उसने गोली चला दी हवा में। काली का खौफ पूरे हरिद्वार में था। लोग ही नहीं, पुलिस भी उससे डरती थी। सब उससे परेशान थे। उसने जिस भी लड़की को चाहा अपने भाई के बिस्तर पर कर दिया। जो भी उसके सामने खड़े होने की कोशिश की तो उसे मौत के घाट उतार दिया। ऋषि उसके सामने खड़ा था और सब लोग भी बाहर आ गए थे। आज सबकी आंखों में डर था। आज तू और मैं सिर्फ सामने हैं, कोई नहीं आएगा हमारे बीच में। दिखा अपनी ताकत को आज, काली ने चिल्ला के कहा। ऋषि शांत खड़ा था। देख इनकी आंखों में डर है कि आज क्या हो गया। यहाँ कोई नहीं जो तुझे बचा सकेगा या तेरा साथ देगा। मेरी दुनिया है ये, यहाँ मेरा खौफ है और तूने मेरे भाई को छू दिया। इतना बोल के काली उसकी तरफ उसे गुस्से में मारने बढ़ा, पर ऋषि हट गया और उसकी पीठ पर एक जोरदार हाथ मारा जिससे वो जमीन पर गिर गया। ये खौफ करते होंगे पर मैं नहीं करता। तू जिनसे टकराया वो कमज़ोर थे, पर मैं ज्वालामुखी हूँ जो तुझे जलाने आया हूँ। इनकी आंखों में डर है पर मैं तेरी आंखों में डर देखना चाहता हूँ, ऋषि ने बोला उसकी तरफ गुस्से में देख के। काली ने सुना तो गुस्से से उसे मारने बढ़ा। ऋषि ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ के उसके पैर पर मारा जिससे उसकी चीख निकल गई। उसके गार्ड जब आगे बढ़े तो काली ने रोक दिया। बहुत हुआ, अब मैं तुझे मारने के लिए अब टाइम खराब नहीं करूँगा। उसने तलवार निकाली गाड़ी से और ऋषि पर वार किया। ऋषि ने तलवार अपने हाथ से पकड़ ली। उसके हाथों से खून निकल रहा था। उसने काली के मुंह पर एक कोहनी मारी और तलवार छीन लिया। तभी कोई ताली बजाने लगा। काली और ऋषि दोनों ने देखा तो एक लड़की थी जिसकी आंखों में आंसू के साथ खुशी थी। वो भीड़ से निकल के आगे आई ताली बजाते हुए। तभी एक और ताली की आवाज़ आई। एक लड़का था, उसकी आंखों में भी आंसू थे। ये वो थे जिन्होंने अपना या अपनों को खोया था। ऋषि ने तलवार को हाथ में लिया और काली की तरफ बढ़ा। और मारो इसे, उसने गार्ड से बोला तो सारी भीड़ ने उसके गार्ड्स को मार के भगा दिया। देख इनकी आंखों में क्या दिख रहा है तुझे? दिख रहा है डर तुझे इनकी आंखों में? ऋषि ने उसे उठा के बोला और उसे मारने लगा। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त हो चला था। मंदिरों को साफ किया जा रहा था। ऋषि काली को मारते हुए उसी जगह ले आया था जहाँ उसके भाई की लाश थी। आज वो खुद महाकाल लग रहा था। माफ़ कर दो मुझे, काली ने हाथ जोड़ के कहा। अगर ये माफ़ कर सके तो मैं कर दूंगा। क्या चाहते हैं आप सब लोग, मेरी अदालत से माफ़ी या सज़ा? ऋषि ने गुस्से से पूरी भीड़ की तरफ देख के बोला। भीड़ ने चिल्ला के बोला, सज़ा। देख हो गया फैसला, ऋषि ने कहा और अमन से तलवार मांगी। अमन ने जब दिया तो उसने अपने भाई को याद किया। आज हरिद्वार की हवाएं बदल गई थी। आसमान पर बादल छाए थे, अब वो बरसने लगे थे। जहाँ एक तरफ शिव भगवान को स्नान कराया जा रहा था, वहीं आज बादलों से ऋषि को स्नान कराया जा रहा था। ऋषि ने काली पर वार किया और तब तक करता रहा जब तक उसके सारे शरीर खून से लथपथ नहीं हो गया। शंखनाद के साथ सुबह की लालिमा भी दिखने लगी थी। ऋषि वहीं बैठ के रो पड़ा। जो उसके दिल में थमा दर्द निकल रहा था। प्रेजेंट डे। वसुंधरा बैठी सुन रही थी। मुग्धा उसे सब बता रही थी।
केस हुआ तो ऋषि के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। जब वो कोर्ट से बाहर आया तो बहुत भारी संख्या में भीड़ खड़ी थी उसके स्वागत में। सबने उसे भगवान बना लिया था, मुग्धा ने बोला। जब वो वापस दीदी के पास आया तो बच्चों की तरह रो पड़ा था उनके गोद में सर रख के। दीदी ने उसे बहुत प्यार से शांत कराया था और ईशान को गोद में दिया था उसके। ऋषि सब भूल गया था ईशान को देख के, पर उसके बाद उस हंसमुख ऋषि से कोई नहीं मिल पाया वसुंधरा। वो बहुत बड़ा आदमी बना, पर खुद की दुनिया को अपनी भाभी माँ और ईशान तक सीमित कर लिया। मुग्धा ने बोला और शांत हो गई। वसुंधरा सब सुन के शांत थी। तभी ईशान आया। बसु, मैं आ गया। वसुंधरा और मुग्धा को पता ही नहीं चला कि कब दोपहर हो गई। वसुंधरा ने उसे गोद में उठाते हुए बोला, किसके साथ आए आप? हमारे साथ, सोचा हम ले आए गए हैं तो, सुनैना ने कहा। माफ़ करना भाभी हमें, वसुंधरा ने सर झुका के बोला। कोई बात नहीं वसु। कमला जाओ इसको चेंज करा दो। वसु, ये फाइल भैया के कमरे में रख दो प्लीज़, सुनैना ने कहा। वसुंधरा फाइल लेकर ऋषि के कमरे में आई। फाइल रख के वो ऋषि की तस्वीर को देखने लगी। उसने फ़ोटो फ्रेम को उठाया और उसे देखने लगी। बहुत कुछ है मुग्धा जो अभी तक उनके दिल में आज भी दफन है, क्योंकि उन्होंने अपने भाई की लाश को देखा था, जिसे किसी ने देखा था, उसके बोझ को सहन किया था, और वो बोझ आज भी दिल पर है जो कोई देख नहीं सकता। वो दर्द आज भी उनकी आंखों में दिखता है और मैं कोशिश करूंगी कि कुछ कर सकूं, वसुंधरा ने बोलती हुई ऋषि की तस्वीर को छूते हुए कहा। उसने आंखों को बंद किया और उसकी तस्वीर को सीने से लगा लिया। वसुंधरा नीचे आई तो ईशान भी आ गया था। बसु, तुम्हें पता है जब तुम यहाँ नहीं थी तब मम्मी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं खिलाती थी। तुम बनाओ ना मेरे लिए मेरा फेवरेट नूडल्स प्लीज़, ईशान ने वसुंधरा की गोद में आते हुए कहा। अच्छा ठीक है, शाम को बना दूंगी, पर अभी जो बना है वो खा लो, वसुंधरा ने उसे गोद में बिठाते हुए कहा। ठीक है, ईशान ने कहा। वसुंधरा ने उसे बैठा के खाना खिलाया। ईशान को खाना खिला के वसुंधरा उसे ऊपर ले गई और उसे कुछ देर सुला दिया। ईशान को सुला के वसुंधरा नीचे आ गई। देखा सुनैना बैठ के लड्डू बना रही थी और कमला भी साथ में बैठ के मदद कर रही थी। भाभी ये लड्डू किस लिए? वसुंधरा ने उसके पास आते हुए पूछा। ऋषि जी के लिए और कुछ मंदिर में भोग के लिए, कल पूर्णिमा है ना इसलिए, मुग्धा ने आते हुए कहा। वसुंधरा सुनैना की तरफ देखने लगी। वो क्या है, भैया को हमारे हाथ के लड्डू बहुत पसंद है। जब भी भोग के लिए बनाते हैं तो उनके लिए ईशान के लिए थोड़ा ज़्यादा बना के रख देते हैं, सुनैना ने मुस्कुरा के कहा। तुम भी सीख लो मुग्धा दीदी, अमन जी को खिलाने के काम आएगा, कमला ने कहा तो सब हंस दिए। तू ही सीख ले, तेरे ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि सगुन की शादी के बाद अब तेरा नंबर है। और रही अमन जी की बात, तो उनको लड्डू नहीं दिमाग की और दिल को ज़रूरत है, जो उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। और इस लड्डू की ज़रूरत मुझे है, क्योंकि उनके करेले जैसी बातों को हजम करने में साथ देती है मुझे, मुग्धा ने मुस्कुरा के कहा। अमन जी तो कितने शांत हैं, वसुंधरा ने जैसे ये बोला तो मुग्धा ने गुस्से में कहा उसकी तरफ देख के। शांत है? किसने बोला? अरे उनसे ज़्यादा सख्त और तंग दिल इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अरे जिस पे बीतती है उसे ही पता होता है वो दर्द, मुग्धा ने वसुंधरा की तरफ बढ़ के कहा। अच्छा अच्छा शांत हो जाओ, वसुंधरा ने घबरा के कहा। चलो लड्डू बनाते हैं, वसुंधरा ने कहा तो मुग्धा साथ में बैठ के लड्डू बनाने लगी, पर वो बना कम खा ज़्यादा रही थी। शाम तक सारे लड्डू बन गए। ईशान भी सोकर उठा तो नीचे आ गया। बसु, ईशान वसुंधरा को बुलाते हुए नीचे उतर रहा था। वसुंधरा के हाथ लड्डू बनाने में ख़राब हो रखे थे। ईशान आया और उसका हाथ हटा के उसकी गोद में बैठ गया। लड्डू खाओगे? वसुंधरा ने उसके गालों पर चूम के बोला। ईशान ने हाँ में सिर हिला दिया। वसुंधरा ने एक लड्डू लेकर उसे थोड़ा थोड़ा तोड़ के खिलाने लगी। बहुत अच्छे हैं, ये तो मम्मी ने बनाया है, ईशान ने बोला। जी मम्मी ने बनाया है, वसुंधरा ने मुस्कुरा के कहा। सारे लड्डू नौकर को बुला के सुनैना ने डाइनिंग टेबल पर रखवा दिया। वसुंधरा ने ईशान को उतरने को कहा, पर वो नहीं उतरा, तो वसुंधरा ने उसे वैसे ही बाहों में उठा लिया और लाकर किचन की सेल्फ पर बैठा दिया। ईशान उसके साड़ी का पल्लू पकड़े बैठा रहा और वसुंधरा हाथ साफ करने लगी। हाथ कपड़े से पोंछ उसने ईशान को गोद में उठाया और उससे पूछा, क्या खाओगे? तो ईशान ने कहा नूडल्स। वसुंधरा ने उसे पास में बैठा लिया और नूडल्स बनाने लगी, तो मुग्धा बोली, वाह नूडल्स, प्लीज़ मैं भी खाऊंगी। वसुंधरा सबके लिए नूडल्स बनाने लगी। कुछ देर में नूडल्स बना के ले आई सबके लिए। तभी ऋषि और अमन भी ऑफिस से आ गए। अरे वाह ऋषि जी, क्या सही वक्त पर आए हैं आप, जल्दी से आइए, वसुंधरा ने बहुत स्वादिष्ट नूडल्स बनाए हैं, मुग्धा ने मुस्कुरा के बोला। हाँ चाचू, बहुत अच्छा है, ईशान ने खाते हुए बोला। अच्छा, इतना अच्छा है?
तो हम भी खा कर देखें। वैसे चाय मिल जाती भाभी तो मज़ा आ जाता, ऋषि ने बैग नौकर को देते हुए कहा। सुनैना उठने लगी तो वसुंधरा ने कहा, भाभी आप खाओ, मैं बना लाती हूँ चाय और नूडल्स भी। वसुंधरा ने कहा और जाने लगी। तभी उसने देखा कि अमन बाहर जा रहा था, तो उसने उसे रोक के कहा, अमन जी आप बैठ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, टैक्स नहीं लगेगा और मैं सबके लिए चाय ला रही हूँ और सब में आप भी आते हैं। अमन ने बिना किसी भाव से कहा, जी नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं इतनी भी बुरी चाय नहीं बनाती हूँ कि आप ऐसे डर रहे, और कुछ देर अपनों के साथ बैठ के मुस्कुरा लेने में वक्त बर्बाद नहीं होता है, क्यों भाभी। ये कहते हुए वसुंधरा ने सुनैना की तरफ देखा। सही कहा बसु, आओ अमन इधर बैठो आओ। सुनैना ने बोला तो अमन बैठ गया। वसुंधरा चाय बनाने चली गई। ऋषि उसे जाता देख रहा था। ऋषि ने उठते हुए कहा, मैं पानी पी कर आता हूँ। कमला ने उसे जाता देखकर कहा, मैं ले आती हूँ भैया, मैं ले लूँगा कमला, तुम खाओ। ऋषि ने सख्त होके बोला तो कमला बैठ गई चुपचाप। ऋषि किचन में चला आया। वसुंधरा पल्लू कमर में टाके एक तरफ चाय और दूसरी तरफ नूडल्स बना रही थी। उसने बालों का जूड़ा बना रखा था। ऋषि उसे दरवाजे पर खड़ा हुआ ध्यान से देख रहा था। वसुंधरा की नज़र जब उस पर गई तो उसने पूछा, कुछ चाहिए आपको। वसुंधरा के पूछने पर ऋषि पॉकेट में हाथ डाले अंदर आया। एक गिलास पानी, ऋषि ने बोला और सेल्फ से टिक के खड़ा हो गया। वसुंधरा ने फ्रिज खोल के उसमें से पानी की बोतल निकाल के पानी गिलास में डाल के दिया। ऋषि ने गिलास लिया और एक घूंट पी के वहीं बगल में रख दिया। वसुंधरा बिना उसकी तरफ ध्यान दिए काम कर रही थी। ऋषि ने उसको देख के पूछा, नाराज हैं आप। नाराज अपनों से हुआ जाता है सर, एम्प्लॉय और बॉस में कैसी नाराज़गी। वसुंधरा की बात सुन के ऋषि उसे देख रहा था। वसुंधरा ने बिना ऋषि की तरफ देखे नूडल्स बनाते हुए आगे कहा, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने से या नहीं होने से या आपकी बातों से, मैं यहाँ काम करने आती हूँ बस। ऋषि वहाँ से गुस्से में चला गया। वो वहाँ से सीधा कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद वसुंधरा को याद आया कि उसने क्या बोल दिया। वो सोचने लगी और खुद से बोली, हे हनुमान जी, ये क्या निकल गया हमारे मुँह से। एक तो वो वैसे भी बहुत कम खुश होते हैं, और मैंने, वसुंधरा तू भी ना। वो जल्दी जल्दी चाय कप में और नूडल्स लेकर आई, बाहर आई। देखा ऋषि नहीं था बाहर। उसने अमन को नूडल्स दिया और सबको चाय। भाभी सर, वसुंधरा ने सुनैना से कहा। वो ऊपर है वसु, उसे ऊपर दे आओ, सुनैना ने कहा। हाँ जी, वसुंधरा बोली और ट्रे लेकर ऊपर जाने लगी। पता नहीं शेर कितना भड़का होगा, बचा लेना हनुमान जी, वसुंधरा ने खुद से बोला और ऋषि के रूम में चली गई। उसने अंदर जाके देखा तो अंधेरा था। उसने लाइट ऑन की पर कमरे में कोई न था। उसने ट्रे वहीं रख दी। बालकनी में देखा तो वहाँ भी ऋषि नहीं था। वो कमरे से बाहर आई और कॉरिडोर के बालकनी में देखा पर वो वहाँ भी नहीं था। वसुंधरा घबरा गई ऋषि के ना मिलने से। अभी तो यहीं थे तो कहाँ चले गए, शायद छत पर गए हों, वसुंधरा ने बोला और जाकर देखा तो छत पर भी उसे ऋषि नहीं दिखा। सर आप यहाँ हैं क्या, वसुंधरा ने घबरा के बोला, पर कोई नहीं बोला। वो भाग के नीचे आई। भाभी ऋषि जी कहीं नहीं है, मैंने हर जगह खोजा पर वो नहीं है, वसुंधरा के घबरा के बोला। अरे यहीं कहीं होगा, आपने देखा ठीक से, सुनैना ने बोला। जी भाभी मैं देख ली हर जगह पर वो नहीं है, वसुंधरा ने रोते हुए कहा उसे। अभी तो ऊपर जाते हुए देखा था उसे, सुनैना ने बोला। मैंने बोला ना हर जगह देखा पर वो नहीं है, वसुंधरा ने रोते हुए बोला। अमन और मुग्धा उसे ऐसे देख के हैरान थे। अच्छा रुको हम देखते हैं, अमन ने बोला। उसने फ़ोन किया पर फ़ोन नहीं उठा। वो बाहर आया तो उसने ड्राइवर से पूछा तो उसने बोला कि सर गाड़ी लेकर अभी गए हैं। अमन ने पूछा कुछ बताया तो ड्राइवर ने बोला कि बोले बहुत ज़रूरी काम है, मैं कुछ देर में आ जाऊँगा। अमन अंदर आया। भाभी वो किसी काम से बाहर गए हैं, आ जाएगा कुछ देर में, अमन ये बोल के चला गया बाहर। सुनैना ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आप शांत हो जाएं वसु, अब आप घर जाओ और आराम से जाना, ओके। मैं अमन से बोल देती हूँ, वो छोड़ देगा आपको। नहीं भाभी मैं चली जाऊँगी, वसुंधरा ने बोला और बैग उठा के बाहर आ गई। वो बाहर आई और सड़क पर चलने लगी। वो खुद को कोस रही थी कि आखिर क्यों उसने बोला, क्यों खुद को नहीं रोक सकी। यही सब सोचते हुए घर आ गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गई। उसने ऋषि को कॉल किया पर उसने नहीं उठाया। वसुंधरा परेशान सी इधर उधर घूमने लगी। फिर वो परेशान सी आके बिस्तर से पैर टिकाकर बैठ गई, आंखों को बंद किए। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। सुबह का वक्त, वसुंधरा का घर। वसुंधरा जल्दी से उठी और रेडी होकर बाहर निकली क्योंकि आज रचना आ रही थी। वसुंधरा उसे लेने स्टेशन जा रही थी। उसने ऑटो रिक्शा किया और स्टेशन पहुंची। उसने ऑटो से निकल के उसे पैसे दिए। जैसे वो आगे बढ़ी तो कुछ दूर खड़ी रचना उसे दिख गई।
रचना ने उसे देखा तो सामान छोड़ के उसके पास भागती हुई आई और उसके गले लग गई। रचना उसके गले लग के बोली, दीदी कितने दिनों बाद देखा है आपको। वसुंधरा ने उसके सर को चूमते हुए कहा, ठीक हो ना तुम। रचना ने मुस्कुरा के कहा, हाँ अब बहुत अच्छी हूँ। अच्छा बैग उठाओ, नहीं तो अभी अच्छे से खुश हो जाओगी। ये कहते हुए वसुंधरा उसका बैग उठाई और ऑटो कर दोनों घर आए। रचना तू जल्दी रेडी हो जा, मैं तब तक नाश्ता बना कर देती हूँ तेरे लिए, वसुंधरा ने बोला। जी दीदी, रचना ने बोला और चली गई कमरे में। वसुंधरा ने सुनैना को फ़ोन पर लेट आने को बोल दिया उसे। वसुंधरा नाश्ता बनाने में लग गई। ऋषि नाश्ते की टेबल पर बैठ के ईशान को नाश्ता करा रहा था, तो सब बैठ के नाश्ता कर रहे थे। मतलब मैं अच्छे टाइम पर आया हूँ, सौर ने अंदर आते हुए बोला। अरे सौर तुम, सुनैना ने मुस्कुरा के बोला। हाँ दीदी, आज ही इलाहाबाद से वापस आया हूँ, कल शिमला वापस जाना है तो सोचा मुग्धा को भी ले जाऊँ और आपसे ऋषि से भी मिल लूँ, सौर ने बोला। हाँ वैसे भी जनाब आजकल इतने बिजी हैं कि किसी से मिलने का वक्त नहीं है, ऋषि ने बोला। चुप कर, तू तो बड़ा आया बिजी बोलने वाला, खुद तो कभी याद नहीं करता और शिकायत हमसे हो रही है, सौर ने उसके गले लग के बोला। चल बैठ नाश्ता कर, ऋषि ने बोला। अमन भी आ गया था। अरे वाह, कोई अपना काम छोड़ के यहाँ आया है, अमन ने मुस्कुरा के ताना मारते हुए बोला। बस कर, पहले ही ताना खा चुका हूँ, अब तू नाश्ता खाने दे मुझे, सौर ने उसके गले लग के बोला। बैठ जाओ अमन भैया, नाश्ता कर लो, सुनैना ने बोला तो अमन बैठ गया। तभी वसुंधरा रचना के साथ आई। बसु तुम आ गई, ईशान दौड़ के उसके पास गया। ऋषि और बाकी सब उसकी तरफ देखने लगे। हाँ कैसे हो आप, वसुंधरा ने बैग रख के उसे गोद में उठाते हुए कहा। ये कौन है वसु, ईशान ने रचना की तरफ देख के पूछा। ये हमारी छोटी बहन है रचना, और रचना ये है ईशान, वसुंधरा ने बोला। हेलो रचना, ईशान ने बोला। रचना ने भी बहुत प्यार से उसे हेलो कहा। वसुंधरा ईशान को लेकर डाइनिंग टेबल के पास आ गई। गुड मॉर्निंग सबको, वसुंधरा ने ईशान को गोद में लेके कहा। तो आ गई आपकी बहन बसु, सुनैना ने बोला। हम तो आना नहीं चाहते थे भाभी, पर उस बेअकल बद दिमाग शौर खुराना की वजह से मुझे आना पड़ा सबको छोड़ के। रचना ने जब ये बोला तो खाते हुए शौर को खांसी आने लगी और ऋषि अमन बाकी सब हंसने लगे। अच्छा क्या किया उसने रचना जी, ऋषि ने मुस्कुरा के पूछा। अरे मत पूछो, जब इलाहाबाद में ज्वाइनिंग हो सकती थी तो शिमला में ज्वाइनिंग कराने की क्या ज़रूरत थी उस गधे खुराना को। पता नहीं इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल कैसे दी उसने, पक्का सारे गधे भर रखे होंगे उसने। पर कोई नहीं, मुझ जैसी समझदार उसको मिल गई है ना, मैं समझा दूंगी कि जो दिमाग होता है उसका इस्तेमाल करो। रचना बोले जा रही थी और ऋषि बाकी सब मुस्कुरा के सुन रहे थे। बस सौर के अलावा उसके चेहरे पर गुस्सा था। वैसे इतना बुरा भी नहीं है, अमन ने बोला इस बार। वसुंधरा ईशान को गोद में लेकर उसे चॉकलेट मिल्क शेक पिला रही थी। ईशान भी मुस्कुरा रहा था। वसुंधरा ने धीरे से उससे पूछा, ईशान क्यों हंस रहे हो आप, और ये बाकी सब भी। ईशान ने कहा, क्योंकि जिस सौर खुराना के नाम रचना दीदी ले रही हैं वो मामू ही है। वसुंधरा ने सुना तो वो हैरान हो गई। अरे आपको कैसे पता, मैं जानती हूँ कितना पागल है, आदमी ही नहीं उसके घर वाले भी बेचारे परेशान होंगे, रचना ने बोला। अच्छा रचना बैठो नाश्ता करो, मुग्धा ने मुस्कुरा के बोला। रचना बैठ गई। वैसे मैं नाश्ता करके आई हूँ, पर भाभी के हाथ का बना नाश्ता मैं मना कैसे कर सकती हूँ, इतनी तारीफ सुनी है आखिर, रचना ने कहा। अमन और ऋषि दोनों ही सौर का मुंह देख के मुस्कुरा रहे थे और वसुंधरा परेशान खड़ी थी। रचना मैं सबसे आपको मिला देती हूँ, मुग्धा ये बोल के उसे सबसे मिलवाने लगी। ये दीदी हैं मेरी सुनैना, और ये ईशान है, और ऋषि जी, और ये अमन जी, और मैं मुग्धा, और ये कौन है जो ठूसे जा रहे हैं फोकट का, रचना ने बोला। तो इस बार अमन और ऋषि खुद को रोक नहीं पाए और ज़ोर से हंस दिए। उनको ऐसा हंसता देख वसुंधरा और ज़्यादा परेशान हो गई। ये हमारे भैया ही मिस्टर सौर खुराना, मुग्धा ने कहा। तो रचना के हाथ से चम्मच छूट के प्लेट में गिर गई और आंखें बड़ी हो गई हैरानी से। उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई। सौर गुस्से में उसे देख के उठ गया और चला गया। क्या ये मेरी नौकरी छीन लेंगे, रचना ने रोनी सूरत बना के बोला। पागल, बददिमाग, बेवकूफ़, ना समझ, फोकट का ठूसने वाला, शायद इतना बोलने पर वो तुम्हें नौकरी से निकालेगा नहीं, पर जीना जरूर हराम कर देगा, ऋषि ने ब्रेड खाते हुए जाते जाते बोला अमन के साथ। रचना तो बस बुरा सा मुंह बना के देख रही थी सामने। इसलिए बोलती हूँ कि बोलने से पहले आप कुछ सोचा करो रचना, पर नहीं, वसुंधरा ने उसे डांटते हुए कहा। मुझे क्या पता था कि ये खड़ूस यहाँ मिलेगा मुझे ऐसे, रचना ने बोला। फिर चुप एकदम,
वसुंधरा ने उसके सर पर एक चपत लगाते हुए कहा। सब घर पर ही थे। आज शनिवार था तो ईशान की छुट्टी थी। वसुंधरा उसे लेकर ऊपर कमरे में आई। उसके मुग्धा रचना के साथ उसके कमरे में बैठ के बातें कर रही थी। सुनैना कमला के साथ हॉल में बैठ के कुछ बना रही थी। सौर ईशान के कमरे से गुजरा तो वसुंधरा ने उसे आवाज़ देके रोका। ऋषि सामने स्टडी से देख रहा था। सौर जी, रचना की बातों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। वो बच्ची है, कब कहाँ क्या बोलना होता है उसे समझ नहीं है और दिल की बहुत अच्छी है। सौर जी माफ़ कर दीजिए प्लीज़, वसुंधरा ने बोला। वसुंधरा जी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं और रचना जैसी है मुझसे ज़्यादा आप उसे जानती हैं। और रही बात उसके बोलने की तो उसने अपने बॉस के लिए बोला और मैं इस वक्त बॉस नहीं हूँ तो मैंने कुछ सुना ही नहीं, तो परेशान ना हो। सौर ये बोल के चला गया। वसुंधरा भी मुस्कुरा के कमरे में आ गई। ऋषि को गुस्सा आ रहा था वसुंधरा को सौर से बात करते देख के। शाम का वक्त ऋषि का घर। मुग्धा उदास सी अपने कमरे में बैठी थी। वसुंधरा ने देखा तो उसके कमरे में आई। क्या हुआ मुग्धा, इतनी उदास क्यों हो? वसुंधरा ने उसके सामने बैठते हुए कहा। मैं वापस जा रही हूँ वसु, मुग्धा ने सर झुका के बोला। हाँ तो? वसुंधरा ने ऐसे बोला जैसे कुछ पता ही नहीं उसे। तो क्या कल हम चले जाएंगे और फिर एक बार खाली हाथ? मुग्धा ने गुस्से से बोला। तो तुमने अभी तक अमन जी को बताया नहीं कि आप उनसे प्यार करते हैं? वसुंधरा ने बोला। उन्हें सब पता है वसुंधरा, पर वो कुछ बोलते ही नहीं। पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता है। मुग्धा ने रोते हुए कहा। मैं बुलवा सकती हूँ, बल्कि अमन जी भागते हुए खुद आएंगे और बोलेंगे कि वो आपको चाहते हैं। रचना ने चिप्स की प्लेट और ईशान को गोद लेकर अंदर आते हुए कहा। वो कैसे? मुग्धा और वसुंधरा दोनों ने एक साथ हैरानी से बोला। वो मैं बताती हूँ, पहले वसु दी ईशान को पकड़ो। रचना ने ईशान को वसुंधरा को देते हुए कहा और बैठ गई उनके पास बिस्तर पर। वो उन्हें सारा प्लान समझाती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं रचना, वसुंधरा ने बोला। क्यों नहीं? जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। रचना ने कहा। उंगली टेढ़ी करने की क्या ज़रूरत है? घी को गर्म कर दो, उसके बाद यूज़ करो उसे, ईशान ने चिप्स खाते हुए बोला। वसुंधरा हंस दी जोर से। चुप करो तुम। तो मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, तो ये प्लान पक्का वर्क करेगा, पर बस उस खड़ूस को अपने साइड करना होगा, रचना ने बोला। कौन खड़ूस भैया? मुग्धा ने बोला। हाँ, पर उनसे बात करेगा कौन? रचना ने बोला। एक इंसान है, मुझे पता है, वो ही बात कर सकता है और सौर जी मान भी जाएंगे उनकी बात, पर उससे बात कौन करेगा? वसुंधरा ने बोला। बसु, तुम कहीं ऋषि जी की बात तो नहीं कर रही हो? मुग्धा ने पूछा। हाँ जी, वसुंधरा ने बोला। तो दीदी वो कब काम आएंगी? वो करेंगी बात, मुग्धा ने उछल के बोला। सब एक साथ बाहर आए। सुनैना अपने कमरे में थी। सबको एक साथ देख के वो सोचने लगी। भाभी, एक काम है, प्लीज़ आप कर दो ना, प्लीज़, वसुंधरा ने बोला। क्या काम है वसुंधरा? सुनैना ने उसकी तरफ देख के बोला। कमला भी वहीं बैठी थी। वसुंधरा ने सब बताया तो सुनैना ने बोला, वो तो ठीक है, पर हमें क्या मिलेगा बदले में? जो आप बोलेंगी भाभी वो दूंगी, वादा करती हूँ, वसुंधरा ने उसका हाथ पकड़ के बोला। सोच लो, बात से मुकर मत जाना फिर, सुनैना ने मुस्कुरा के बोला। जी नहीं मुकरेंगे, वसुंधरा ने बोला। ठीक है, तो फिर हम आते हैं, सुनैना ये बोल के उठ के चली गई। वो स्टडी रूम में गई और सौर को भी वहीं बुला लिया। अमन नहीं था इस वक्त वहाँ। भाभी कुछ देर तक बात करती रही और सब उनका नीचे वेट कर रहे थे। कुछ देर में सुनैना सबके साथ नीचे आई। वसुंधरा और बाकी सब की तो जान सूख गई। सब एक दूसरे को देख रहे थे। मैं तो चली, कमला ने बोला और जाने लगी तो रचना ने हाथ पकड़ के बोला उसका, कहाँ जा रही हो? मरेंगे तो साथ में मरेंगे, यहीं रहो। रचना ने कहा तो कमला मुंह बना के खड़ी हो गई। वसुंधरा ईशान को गोद में लेकर खड़ी थी। सब लाइन से खड़े थे। सौर और ऋषि आके सबके सामने खड़े हो गए। सुनैना उन दोनों के पीछे खड़ी थी। तो जो हमने सुना है वो सब सही है मुग्धा? सौर ने सख्त अंदाज में बोला। खड़ूस कहीं का, ऐसे पूछेगा तो बताने वाला बताने से पहले ही ऊपर निकल लेगा। थोड़ा प्यार से पूछ ले। नहीं, भगवान जुबान पर ही करेला रख के भेजा था इस इंसान के, रचना ने बड़बड़ाते हुए बोली। ओ भैया, मुग्धा अटक अटक के बोलने लगी डर से। मैंने जो पूछा है बस हाँ या ना में जवाब दो, सौर ने गुस्से में बोला। हाँ भैया, मुग्धा ने डरते हुए बोला। कब से? ऋषि ने पूछा इस बार। एक तो वो वैसे भी डरी है, पर यह मौका नहीं छोड़ेगी जान निकालने का, वसुंधरा ने बोला मन में। वो जब पहली बार देखा था, मुग्धा ने धीरे से कहा सर झुका के, तो तब बताया होता तो अभी तक मेरा दोस्त 2 बच्चों का बाप होता, ऋषि ने स्माइल करते हुए। ऋषि ने जैसे ये बोला सब उसकी तरफ देखने लगे। क्या?
मुग्धा ने हैरान होकर सर उठा के बोला, ये कि हमें तो बहुत पहले से पता है और हमें तो अमन बहुत पहले से पसंद है। सौर ने उसकी तरफ देख के बोला। मुग्धा सौर के गले लग गई शर्मा के। सब खुश थे। रात का वक्त अमन किसी से बैठ के बातें कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया। हेलो। अमन ने इतना ही कह पाया था कि तभी वहाँ से मुग्धा की आवाज़ आई। मैं छत पर हूँ, घर में कोई नहीं है, आधा घंटा है तुम्हारे पास, बचा सकते हो तो मुझे बचा लो आके। मुग्धा ने इतना बोला और फ़ोन रख दिया। हेलो मुग्धा, हेलो। अमन बेचैन हो गया। घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वो बिना कुछ बोले उठा और भागा गाड़ी की तरफ। उसने गाड़ी स्टार्ट की और जितनी तेज़ दौड़ा सकता था उतनी तेज़ दौड़ा दी हरिद्वार की सड़कों पर। जब उसने जल्दी से गाड़ी रोकी ऋषि के घर के आगे तो देखा मुग्धा छत पर थी। वो भागती हुई ऊपर आया। मुग्धा छत की मुंडेर पर बैठी थी। हवा बहुत तेज़ थी। मुग्धा हट वहाँ से। अमन ने उसके पास जाते हुए बोला, वहीं रुक जाएं आप, वरना हम कूद जाएंगे। एकदम भी हमारी तरफ मत पड़ना। जब प्यार नहीं है तो आए क्यों आप? मुग्धा ने गुस्से में बोला। मुग्धा बच्चों वाली हरकतें छोड़ो, इधर आओ, उतरो नीचे। अमन ने डरते हुए बोला। नहीं, हम नहीं उतरने वाले। इतने सालों से तुमसे प्यार किया पर आपको तो कभी मेरा प्यार ही नहीं दिखाई दिया। जब बोला तो सुनाई भी नहीं दिया। मुग्धा ने रोते हुए कहा। देखो मुग्धा, बात समझो, आप और मैं कभी साथ नहीं हो सकते। अमन ने उसे समझाते हुए कहा। क्यों? किसी और को चाहते हैं आप? बोल दो आप। मैं चली जाऊंगी आराम से इस दुनिया से, आपसे और आपके प्यार से दूर। मुग्धा ने रोते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है मुग्धा, आप पहले नीचे आए, हम बात करते हैं ना। अमन ने घबरा के बोला। नहीं। क्यों बात करते हैं? जब बात करने का वक्त था तो तब आपके पास वक्त नहीं था, अब मेरे पास वक्त नहीं है। आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते तो जी के क्या फ़ायदा? मुग्धा ने बोला और नीचे कूदने वाली हुई तो अमन ने उसका हाथ पकड़ खुद की तरफ खींच लिया। दोनों छत की ज़मीन पर गिर गए। अमन ने कस के मुग्धा को पकड़ रखा था। छोड़ो, मुझे जाना है, छोड़ो। मुग्धा ने दूर हटने की कोशिश करते हुए कहा। चुप, बिल्कुल चुप। मेरी धड़कनें बढ़ा दी आपने। कुछ हो जाता तो कैसे रहता मैं? सोचा 1 मिनट के लिए? अमन ने उसको और कस के पकड़ के सीने से लगा के बोला। पर आपको तो मुझसे प्यार ही नहीं, तो किसके लिए जीऊँ? मुग्धा ने बोला उससे दूर हटने की कोशिश करते हुए। अभी भी कहना ज़रूरी है आपको मुग्धा? अमन ने उसके आंखों में देखते हुए पूछा। मुग्धा ने हाँ में सिर हिला दिया। करता हूँ प्यार, जब पहली बार देखा तब से, और तब से आज तक सिर्फ तुम्हें चाहा। मुग्धा को अपने सीने से लगा के बोला अमन ने। अरे वाह, क्या बात है, ऋषि ने दरवाजे से अंदर आते हुए बोला। सब बारी बारी से ऊपर आके खड़े हो गए। अच्छा, तो तुम सब ने ये? अमन ने हैरान होकर कहा और मुग्धा की तरफ देखने लगे जो सर झुकाए मुस्कुरा रही थी। खड़े हो गए। चलो, अब जब सबको पता है तो अमन ने मुग्धा को गले लगा लिया। ये कहा। जैसे ही अमन ने मुग्धा को गले लगाया तो रचना ने एक्साइटमेंट में सौर के गले लग गई। मुझे पता था ये प्लान वर्क जरूर करेगा। रचना ने सौर के गले लगे खुशी से बोला। सब सौर और रचना को ही देख रहे थे। घबरा के सौर ने अपना हाथ उठा लिए जैसे वो कहना चाहता हो कि मैंने नहीं, इसने मुझे गले लगाया है। तभी रचना को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। वो धीरे से मुंह बना के दूर हुई। सौर उसे गुस्से में देख रहा था। सब ये देख के जोर से हंसने लगे। सौर नीचे चला गया। बाकी सब भी नीचे आ गए। रात का खाना सबने साथ खाया। वसुंधरा, मुग्धा और सौर से बातें करने चली गई रचना के लिए। दोनों ही उसे सुनैना के कमरे में मिले। अरे वसु, आओ, सुनैना ने कहा। भाभी, मैं बस सौर जी और मुग्धा से कुछ बातें करने आई थी। वसुंधरा ने बोला। हाँ बोलो वसु। मुग्धा ने उसका हाथ पकड़ के बोला। सौर जी, मुग्धा, रचना पहली बार सबसे दूर जा रही है रहने। प्लीज़ हो सके तो उसका ख्याल रखना, उसमें अभी भी बचपना है। प्लीज़ कोई गलती करे तो ज़्यादा मत डांटना उसे, मुझसे बोल देना, मैं समझा दूंगी उसे। वसुंधरा ने कहा। तुम फिक्र मत करो वसुंधरा, वो हमारे साथ रहेगी और कोई भी प्रॉब्लम हुई तो बता दूंगी मैं। मुग्धा ने कहा। शुक्रिया। अच्छा चलो, मैं अब चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। वसुंधरा ने कहा। वसु, आज यहाँ रुक जाओ ना। मुग्धा ने कहा। नहीं, कल सुबह रचना को भी निकलना है शिमला के लिए, तो उसका सामान वहीं है। वसुंधरा ने कहा। कोई नहीं, उसे जाके ले आओ, और वैसे भी कल मैं जा रही हूँ, पता नहीं कब आऊँ मैं। प्लीज़ वसु, मुग्धा ने बोला। रुक जाओ वसु, सुनैना ने बोला तो वसुंधरा मान गई। अच्छा, तो जाके मैं रचना का सामान ले आती हूँ, वसुंधरा ने कहा। अकेले मत जाना, रुको, मैं किसी को भेजती हूँ, सुनैना ने बोला। नहीं, मैं चली जाऊँगी भाभी, वसुंधरा ने बोला। उसे डर था कि कहीं भाभी ऋषि को ना बोल दे।
और हुआ भी यही। ऋषि सामने से आ रहा था तो सुनैना ने उसे बोल दिया। वसुंधरा का मुंह बन गया। ऋषि गाड़ी लेकर खड़ा था बाहर। वसुंधरा आई और बैठ गई चुपचाप। ऋषि ने गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा वहाँ से। वसुंधरा डर रही थी। पूरे रास्ते ऋषि कुछ नहीं बोला, पर वसुंधरा को उसके ना बोलने से अजीब सा लग रहा था। वो अंदर गई और रचना का सारा सामान ले आई और गाड़ी के पीछे सीट पर रख दिया। खुद आके बैठ गई। वसुंधरा सोच रही थी कुछ। उसने धीरे से बोला, सॉरी कल की बात के लिए। वो हमने गुस्से में पता नहीं कैसे आपसे इतनी बदतमीजी कर दी। वसुंधरा ने धीरे से सर झुका के बोला, पर ऋषि ने कुछ नहीं कहा। वो गाड़ी चला रहा था। माफ़ कर दीजिए, मैं पता नहीं कैसे आपसे बोल गई। सॉरी, वसुंधरा ने फिर बोला। इस बार भी ऋषि ने कुछ नहीं कहा। वसुंधरा की आंखों में आंसू आ गए थे ऋषि के ऐसे चुप रहने से। वसुंधरा गाड़ी की ब्रेक पर पैर रखा तो गाड़ी अचानक रुक गई। पागल हो क्या तुम? अभी कुछ हो जाता तो? ऋषि ने गुस्से में बोला। गाड़ी एक सुनसान सड़क पर खड़ी थी। क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया था इसलिए सड़क पर इस वक्त कोई नहीं था। वसुंधरा नीचे उतरी और बाहर आई और चलने लगी गुस्से में सड़क पर। ऋषि उसे देख रहा था गुस्से में। वसुंधरा आंसू पोंछते हुए चली जा रही थी सड़क पर। ऋषि गाड़ी से उतरा और वसुंधरा के पास गया, उसे गोद में उठा लिया और सीधा गाड़ी की तरफ बढ़ा। छोड़िए मुझे अभी इसी वक्त, वसुंधरा ने उसको देख के कहा, पर ऋषि सामने देख रहा था। वो वसुंधरा को लेकर आया और गाड़ी की बोनट पर बैठा दिया। वसुंधरा नीचे उतरने लगी तो ऋषि ने उसकी कमर पकड़ ली और उसे वापस बैठा दिया। ऋषि के ऐसे छूने से वसुंधरा सहम गई। ऋषि ने उसके चेहरे पर आए बालों को हटा दिया और धीरे से उसके पास बढ़ने लगा। वसुंधरा पीछे शीशे पर झुक रही थी और ऋषि उसकी तरफ। वो घबरा रही थी। ऋषि की आंखें उसे आज बेचैन कर रही थी। वसुंधरा समझ नहीं पा रही थी कि ऋषि के ऐसे पास आने को ना उससे दूर जा पा रही थी। उसके दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज थी। मुझे ना पाकर बेचैन क्यों थी आप? ऋषि ने उसके चेहरे के पास आके बोला। वसुंधरा बोनट पर बैठी शीशे से टिक के लेट गई थी। सुना आप रो रही थी मेरे ना मिलने पर क्यों वसु? आपको तो फर्क नहीं पड़ता ना मेरे होने या नहीं होने से? ऋषि ने उसके चेहरे को एक हाथ से पकड़ के बोला। आप क्यों बेचैन हो गई मेरे ना बोलने से? ऋषि ने वसुंधरा की कमर को साइड से पकड़ते हुए बोला। वसुंधरा खामोश सी नजरें झुकाई सहमी हुई सी लेटी थी। ऋषि उसके चेहरे के पास था, पर जैसे वसुंधरा को कोई डर नहीं था आज। मैं इतना पास हूँ तुम्हारे, पर तुम सिर्फ बेचैन हो, घबरा रही हो, सहम रही हो मेरे नज़दीक आने से, पर डर नहीं कि मैं कुछ गलत कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। इतना भरोसा है क्या तुम्हें मुझ पे? ऋषि ने उसके चेहरे को उठा के पूछा। जो पूरे हरिद्वार के दिल में बसा हो, कुछ तो बात होगी ना उसमें, जिसकी चौखट पर सबको इंसाफ मिलता है। वो मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर ही नहीं सकता। वसुंधरा ने धीरे से नज़रों को झुका के बोला। ऋषि खामोशी से उसे देख रहा था। ऋषि धीरे से उसके सर अपने सर से लगा के खड़ा हो गया। वसुंधरा ने मुंह फेरना चाहा, पर ऋषि ने उसके चेहरे को अपने हाथों से अपनी तरफ कर दिया। वसुंधरा बेचैन हो रही थी उसके पास आने से। आपने जवाब नहीं दिया बाकी सवालों का वसु? ऋषि ने वैसे ही खड़े हुए पूछा। वसुंधरा खामोश रही। क्या वसुंधरा दे पाएगी जवाब? क्या ऋषि अपने एहसास को अब बता देगा वसुंधरा को? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में।